नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला किया, जिस पर पूरे देश की मीडिया की निगाहें लगी रहीं, तमाम तरह के विश्लेषण आए। लेकिन वी स्टार न्यूज आपको उस बड़े फैसले की असली कड़ी के बारे में बताने जा रहा है। निश्चित रूप से इतने समय तक आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड की मीटिंग में जो भी फैसला किया गया, उस बोर्ड से उन्हें अलग क्यों किया गया, इसके मायने समझ लेना अब बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन मुद्दों पर अभी तक चर्चा हुई है, वो सिर्फ प्रथम दृष्टया एक पक्ष देखते हुए राजनीतिक शैली में राजनीतिक निर्णय जो लिए जाते हैं, ये उसकी व्याख्या है। अब हम आपको बताते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक और संसदीय बोर्ड का गठन, आप कह सकते हैं कि उस पुनर्गठित संसदीय बोर्ड में जाति फैक्टर को क्यों ख्याल में रखा गया, और साथ ही साथ एक चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया, जिसमें 2024 तक जो भी चुनाव भाजपा लड़ेगी, उसके सारे निर्णय उस समिति के द्वारा तय किए जाएंगे। दो बड़े समितियों में, और उन दोनों में गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम न रखा जाना सबको चौंकाया। और सबने एक एक व्याख्या की कि गडकरी बहुत बेबाक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि राजनीति से वो संन्यास लेने का उनका मन करता है। लोग ये कहते हैं कि जब गडकरी भारतीय राजनीति में, या आप यूं कहें कि मोदी के कार्यकाल का जो अब तक का कार्यकाल रहा, उसमें सड़क और परिवहन के क्षेत्र में जिस क्रांति के प्रणेता हैं, उस गडकरी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्हें संसदीय बोर्ड से क्यों बाहर किया गया? सवाल भी लाजमी है। और यह सवाल माथे पर पसीना लाता है उन लोगों के लिए जो गडकरी का नाम लेकर के इस समय सड़क और परिवहन के क्षेत्र में आए क्रांति के बारे में मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तविक मंतव्य क्या था और इसके पीछे क्या संकेत और क्या संदेश देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से नितिन गडकरी पिछले 2 सालों में सड़क और परिवहन के क्षेत्र में जिन क्रांतियों की बातें की जा रही हैं और जो जमीनी हकीकत में तब्दील हो गई हैं, उसके बारे में जो बातें करते हैं, वो सीधे ये कहा करते हैं कि ये हमने किया और इसका हमने निर्देश दिया अपने मंत्रालय को, मैं ऐसा करता हूं इसलिए ऐसा होता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुना गया और समझा गया। इसके साथ ही साथ पिछले 3 महीने के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हुई, नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता के तौर पर, अनुभव के तौर पर और संगठन में एक बहुत मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो नितिन गडकरी पूरे पिक्चर से राजनीति के घटनाक्रम में जो भी हुए हैं वहां पर, उससे गायब क्यों रहे? शायद इस सवाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम आपको वो सीक्वेंस बताते हैं कि आखिर में नितिन गडकरी को किनारे नहीं, बल्कि नितिन गडकरी को थोड़ा दूर रखा गया है। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है क्या? तो इस तरह से महाराष्ट्र की घटना और नितिन गडकरी के 3 बयान, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक नाराजगी व्यक्त की गई है, या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रणनीतिकार थे वो सीधे सीधे, चूंकि नितिन गडकरी संघ के सर्वप्रिय हैं और महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के जितने बड़े नेता हैं, यहां तक कि शरद पवार, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जो भी संगठन चलाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े नेता होते हैं जो संगठन के स्तर पर जुड़े रहते हैं और संसदीय बोर्ड के मेंबर होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो उनका तौर तरीका है, उसमें अगर नितिन गडकरी एक सर्वप्रिय और तेज तर्रार नेता के रूप में तो जाने जाएं, लेकिन संगठन को जब नितिन गडकरी की वास्तविक जरूरत पड़े
तो वो उससे अपना किनारा कर लें। शायद इस बात का संज्ञान संसदीय बोर्ड की बैठक के बहुत पहले ले लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो एक कोर कमेटी होती है उसमें जितने भी इनपुट्स आते हैं किसी भी नेता के काम के और उससे पड़ने वाले संगठन पर प्रभाव के, वो ये आए कि महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम चले, यहां तक कि आज तक जो भी स्थिति बनी है उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका सराहनीय रही, अतुलनीय रही और कहा जा सकता है कि जो आने वाला समय जब चुनाव होगा तो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो बहुत ही मजबूत टक्कर देगी शरद पवार कांग्रेस और उन तमाम भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के समर्थन वाली सरकार के विरुद्ध। तो ऐसे में अगर नितिन गडकरी को पीछे किया गया और उनसे बहुत ही कम उम्र के अगर देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया, जबकि दोनों ब्राह्मण नेता हैं और दोनों की कार्य प्रणाली और कार्यशैली लगभग एक है। आपको हम बता दें कि देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अब जबकि वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं, उनके कई ऐसे निर्णय पूरे महाराष्ट्र के विकास के और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की विकास परक राजनीति का जो नारा होता है उसमें देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरीके से अपना सिक्का जमाने में कामयाबी हासिल की है। और शायद यही कारण था कि जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में इन दोनों को एक साथ गठबंधन के रूप में देखा गया और फिर से सरकार बनाने के लिए जनादेश मिला था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए वहां के जनता ने एक संदेश दिया था ईवीएम के माध्यम से, जो लोकतांत्रिक निर्णय होता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को उस समय उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस पीछे करने की कोशिश की, उसको भी बहुत ही शांत भाव से उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो लगातार इस ताक में थे कि कब उद्धव ठाकरे वो गलती करें जो बाला साहब कभी न किया करते थे, और उस गलती का फायदा उठाते हुए उन्होंने बिना उद्धव ठाकरे माफ करिएगा बाला साहब ठाकरे के विरासत पर हमला किए या करवाए, भारतीय जनता पार्टी के वो सभी साधन और साध्य को एक तरह से पूर्णाहुति की स्थिति में पहुंचा दी, जिसमें लक्ष्य पूरी तरीके से प्राप्त हो गया। और उसके बाद जब ये स्पष्ट हो गया कि एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ असम के राजधानी गुवाहाटी में तय हो गया था। लेकिन सिर्फ एक सलाह पर, जिसमें संसदीय बोर्ड के सभी नेता थे, ये वो समय है जब सरकार के शपथ लेने का समय आया, तब देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ एक निर्देश जिसमें अनुरोध का भाव था, यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी रणनीति के तहत क्योंकि आरोप न लगे कि सरकार बनाने के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब ठाकरे की विरासत पर हमला किया गया, इस आरोप से बचने के लिए जरूरी है कि त्याग किया जाए और उस राजनीतिक त्याग के लिए जरूरी है कि आपको डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए। इस संदेश के बाद देवेंद्र फडणवीस और उनके गुट में एक मंथन हुआ और उन्होंने पूरी तरीके से जो हाई कमान का संदेश था उसको स्वीकार कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी नितिन गडकरी न तो सामने आए, न कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आए। इसके पीछे का कारण यह था कि नितिन गडकरी निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत और मजे हुए एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वप्रिय नेता हैं। सर्वप्रिय नेता होने का मतलब है कि हर पार्टी के बड़े नेता, उनके रणनीतिकारों से नितिन गडकरी समान भाव का संबंध रखते हैं, जिसमें सभी उनका आदर करते हैं। और शायद यही कारण था कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से जब बाहर किया गया, उस समिति से बाहर निकाला गया,
तो एनसीपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जैसे नेता, दिग्गज नेता जो काम करके दिखाते हैं, जनता के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों में सर्वप्रिय हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं, ऐसे नेता को अलग थलग कर दिया जाता है। शायद विपक्षी पार्टी होने के नाते एनसीपी ऐसा कहने की हकदार है, और कहना भी चाहिए प्रथम दृष्टया जो है। लेकिन क्या नितिन गडकरी ने अभी तक कोई संकेत या संदेश देने की कोशिश की कि वो मंत्रालय का या राजनीति से संन्यास लेंगे? ये बातें तब हुआ करती थी क्योंकि हम आपको बता दें कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नितिन गडकरी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ करते हुए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और इसके साथ साथ सड़क परिवहन के क्षेत्र में आज के दिन भी यही कहा है कि उस विजन को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देशित है, बाकायदा रोड मैप है, उस पर बहुत तेजी से अमल किया जा रहा है और आगे किया जाएगा। ये तब नितिन गडकरी का बयान सार्वजनिक रूप से आता है उन कार्यक्रमों में जिसमें वो हिस्सा लेते हैं। ऐसे में जो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नितिन गडकरी को साइडलाइन कर दिया गया, वो बहुत नाराजगी जता सकते हैं और उस नाराजगी के तहत कोई वो अप्रत्याशित या बड़ा फैसला ले सकते हैं। शायद नितिन गडकरी की राजनीति को बहुत हल्के स्तर पर मापने वाले ऐसा अनुमान और कयास लगा रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी जहां एक तरफ संघ के नेता हैं, साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति का जहां तक संबंध है, महाराष्ट्र में भी वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। और इन तीनों स्थितियों में जब ऐसा माना जाने लगा, एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया इस पूरे देश में, जब संघ परिवार के राजनीति की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी वही निर्णय या फैसले करती है जो संघ प्रमुख या नागपुर से निर्देशित होता है। शायद ये प्रथम दृष्टया या एक पक्षीय दृष्टिकोण उन विश्लेषकों का हो सकता है जो संघ परिवार के राजनीतिकों के तौर तरीके को या उनके दृष्टिकोण को सिर्फ कुछ स्तर तक ही समझते हैं। मुद्दा यह है कि क्या वो संघ जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति पर 21वीं शताब्दी में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व गुरु बनने के लिए भारत के परसेप्शन को, भारत के सोच को, भारत के हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा को पूरी दुनिया में प्रसारित और प्रचारित करना चाहता है, क्या मोदी जैसे नेता के बगैर वो ऐसा करने की स्थिति में है? वो तब भी उस स्थिति में जबकि 2024 का चुनाव 1.5 साल, पौने 2 साल से भी कम समय का रह गया है। शायद ये एक पक्षीय आकलन है, क्योंकि नागपुर के अगर सर्वप्रिय और सबसे ज्यादा प्रिय नितिन गडकरी हैं, तो शायद लोग ये नहीं जानते कि उसी विदर्भ क्षेत्र से अपेक्षाकृत एक नौजवान नवयुवक नेता जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की और वैचारिक रूप से उस महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ, जिसका अगर बाला साहब रहते तो वो तत्काल विरोध करते, क्योंकि एक सैद्धांतिक विरोध के आधार पर सिर्फ पद के लिए उस महाविकास अघाड़ी को चुना, ऐसा न होने दिया जाता। लेकिन एक बार फिर समान विचारधारा के पार्टी के लोगों को एक साथ लाने में जिस तरीके से गडकरी के सामने एक बहुत ही कम उम्र के व्यक्ति अर्थात देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही राजनीतिक सूझबूझ से एक बड़े फैसले करवाए और किए, और एकनाथ शिंदे को साथ लाते हुए उनकी सरकार बनवाई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक रखा और अपने पद से त्याग किया, इसका उन्हें फल दिया गया है। और इस बात को संघ के सभी वो प्रमुख नेता, साथ ही साथ विचारक, वो भी ध्यान में रखते हैं। हम आपको बता दें कि संघ की कार्यप्रणाली को जो समझते हैं वो शायद नहीं जानते कि पितृ भाव से संघ अपने परिवार के उसमें एक वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, और संघ के किसी भी नेता से अगर आप मिलते हैं तो वहां ये नहीं कहा जाता कि ऐसा करो, वो विचार करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। बाकी का काम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर कोई है तो वो फैसला कर सकता है। इसलिए समय समय पर संघ के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं
और किसी पद पर अगर वो बैठाए जाते हैं, जैसे ही उनका काम समाप्त होता है वो संघ में वापस कर लिए जाते हैं। और ढेरों सारे उदाहरण हम आपको गिना सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अगर नागपुर के, जैसा कि बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रिय नितिन गडकरी हैं, तो शायद ये नहीं मालूम कि अगले कई दशकों तक महाराष्ट्र की राजनीति में जाति और हिंदुत्व और साथ ही साथ विकास की विचारधारा को, जो संघ परिवार की विचारधारा बन गई, जिसके संवाहक इस समय फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस उस छत्रप में बहुत ही फिट बैठते हैं। और अभी उनका जो राजनीतिक करियर है वो 3 से 4 दशकों तक है। और यही वो सोच है संघ की, क्योंकि हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि संघ के उतने ही नजदीक देवेंद्र फडणवीस भी हैं और उसी विदर्भ क्षेत्र नागपुर से वो भी आते हैं जहां से नितिन गडकरी आते हैं। और इस स्थिति में पूरे देश को, महाराष्ट्र को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि हिंदुत्व की विचारधारा और बाला साहब की विरासत को जिस तरीके से एक नौजवान ने सजोया है, और वो भी बिना किसी तोड़फोड़ के, कितने भी आरोपों को जो कि विपक्ष ने प्रमुख हथियार बनाने की कोशिश की, देवेंद्र फडणवीस की चालाक और चतुर रणनीति के आगे वो सब कुछ फेल साबित हुआ। और शायद ये राजनीतिक कौशल संघ को भी पसंद आई, और इसी कारण से जैसा कि लोग कह रहे हैं कि संघ को किनारे करके नितिन गडकरी को किनारा किया गया है, ये एक परसेप्शन सिर्फ विरोध के लिए विरोधी एक परसेप्शन प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। सच ये है कि नितिन गडकरी भारतीय राजनीति में, वर्तमान मोदी सरकार में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में जितने भी आमूलचूल परिवर्तन और क्रांतियां लाई जा रही हैं उसके संवाहक हैं, और उसमें उन्हें पूरी तरह से खुली छूट है। और ऐसा कोई संकेत और संदेश अभी फिलहाल देने की कोशिश नहीं की गई कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी मौजूदा समय में स्वास्थ्य कारणों से भी, चूंकि उनको राजनीति में कोई बहुत विशेष पद पाने की अब आकांक्षा भी नहीं है और वो उस कद के नेता हैं, और उनका दृष्टिकोण भी है कि वो अब ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी कोई महत्वाकांक्षा है। और शायद इसीलिए चूंकि वो बेबाक टिप्पणी हमेशा से करते रहे हैं और हमेशा से हास्य भाव में वो बहुत बड़ी बातें संसद के किसी कार्यवाही के दौरान या किसी मंच से या किन्हीं पब्लिक गैदरिंग में वो ऐसी बातें बोल दिया करते हैं और बोला करते रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं कारणों को अगर मान लिया जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2024 के चुनाव की जो रणनीति बनी है उसमें एक बार फिर महसूस किया गया कि जाति फैक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ उस फैक्टर में अगर विकास या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कोई छौंक उस राजनीतिक कद के व्यक्ति को आगे ला करके संसदीय बोर्ड में किया जा सकता है, तो ये संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन की सबसे अच्छी लिस्ट होगी और सबसे अच्छी कवायद होगी। और इसलिए बहुत ही आसानी से नितिन गडकरी को इससे दूर किया गया। रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान को इसलिए दूर किया गया क्योंकि मौजूदा समय में संसदीय बोर्ड में अगर योगी आदित्यनाथ जैसे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले समय में वो उस गद्दी के हकदार बताए जा रहे हैं, अगर उनको जगह नहीं मिली है तो शिवराज सिंह चौहान को क्यों? इसलिए जब किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई तो इसलिए उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। यह तो एक बात है जिसकी चर्चा आप बराबर सुनते रहे होंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्योंकि एक ऐसे सरकार को चला रहे हैं जिसमें कांग्रेस से आए और मौजूदा समय में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री मोदी का जयगान करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक प्रमुख छत्रपों में से एक हैं मध्य प्रदेश में, उनके साथ उनको आने वाले समय में मध्य प्रदेश के चुनाव में, जो भी विधानसभा का चुनाव है, उसमें जाना है। और ऐसी स्थिति में संसदीय बोर्ड की जो कार्यप्रणाली होती है उसमें पूरे देश के संदर्भ में कि कौन कहां पर विपक्ष का नेता बनाया जाना है, किसको
सदन का नेता बनाया जाना है, क्या एक राजनीतिक शैली होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उन सब का जो संकलन कर सके, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान उस भूमिका में फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि उनको ज्योतिरादित्य को साधना है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उस पुराने अनुभव के साथ जिसमें वो माने जाते हैं कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, उसमें उस प्रदर्शन को दोहराना है जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और वहां पर भी जाति फैक्टर है, इसलिए सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड में रखा गया जो दलित समुदाय से आते हैं, 3 ओबीसी के साथ एक दलित भी, और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से भी है। अब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से संघ परिवार के मूल दृष्टिकोण को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखा गया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान पर अब कोई जिम्मेदारी आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले नहीं डाली जानी है, संकेत ये भी दे दिया गया है। फिर बड़ा सवाल है कि जब इन दोनों नेताओं को संसदीय बोर्ड से हटाया गया और तमाम तरह की अटकलें लगाई गई कि इनके सहयोगी या इनके समर्थक विरोध जता सकते हैं, तो फिर आपको ये समझना होगा कि वर्तमान समय में जिस तरीके से मोदी ब्रांड एक बार फिर प्रभावी हुआ है, ऐसे में संघ परिवार का और उसके किसी भी समर्थक या विश्लेषक या रणनीतिकार की तरफ से कोई भी ऐसा परसेप्शन या कॉन्सेप्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जैसा कि गोविंदाचार्य पहले किया करते थे। ये असंभव है, क्योंकि इस तरह का प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय कुछ मुश्किलें पैदा कर दी थी, ये प्रयोग अब संघ भी नहीं कर सकता। क्यों? इसके पीछे 13 से 15 अगस्त के बीच के जो घटनाक्रम है उस पर भी नजर दौड़ाइए, क्योंकि 10 अगस्त तक सिर्फ हर घर तिरंगा यात्रा एक नारा बन के रह गया था, लेकिन 10 अगस्त से 14 अगस्त और 15 अगस्त के दोपहर तक पूरे देश में तिरंगामय जो स्थिति थी, और जैसा कि एक आह्वान, चूंकि एक आईटी का जमाना है, डिजिटल इंडिया का एक नारा जो कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिया भी, उसके पूरी की पूरी एक छवि दिखाई दी जब डीपी से लेकर के मोबाइल फोन पर लोगों ने डीपी पर तिरंगा लगाया। और वो बदलाव संघ के बड़े नेताओं, यहां तक कि संघ के प्रमुख को भी करना पड़ा, जिस पर कांग्रेस या विपक्ष की छिटाकसी या टिप्पणियां होती रहीं। वो सिर्फ 48 से 72 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से नारे और अपने विश्वास के साथ और एक रणनीति के साथ इस पूरे माहौल को तिरंगा यात्रा मैं कर दिया, इसका लोहा संघ ने भी मान लिया। और संघ चूंकि विचार से एक सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और देश को आगे ले जाने की सोच रखने को प्रस्तुत करता है, उसको आगे बढ़ाता है, ऐसे में मोदी का कोई एक काट बनाई जाए, जैसा कि कुछ विश्लेषक कहते हैं, ये न तो संघ का काम है और न तो संघ ने कभी ऐसा किया है। शायद संघ का भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद से अब तक 2 से लेकर के आज जब ये एनडीए के रूप में 303 की स्थिति में है, तब संघ कभी भी किसी भी राजनीतिक फैसले में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। अन्यथा हम आपको फिर याद दिलाएं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक संघ के किसी भी मुख्यालय में, अर्थात नागपुर या झंडेवालान में, प्रधानमंत्री के रूप में जो कि स्वयं एक संघी रहे हों और साथ ही साथ संघ के प्रति पूरी तरह से समर्पित रह करके संघ के लिए अपना योगदान दिया हो, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी संघ के कार्यालय में नहीं गए। शायद ये उस बात की तस्दीक है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि मैं वो हिंदू नहीं हूं जो मैं एक कवि के रूप में हुआ करता था, मेरे हिंदू और हिंदुत्व के विचारधारा बहुत ही विस्तृत है, क्योंकि तब मैं एक कवि था, एक विचारक था। वर्तमान में
मैं एक प्रधानमंत्री हूं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सोच और दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी का जो भी रहा हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो समर्पण दिखाना है एक पार्टी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें इस बाउंड्री को बनाना, इस सीमा को बनाना प्रधानमंत्री ने उचित समझा और अभी तक इसका पालन किया है। और शायद यही कारण है कि जो लोग ये कहते हैं कि गडकरी जैसे संघ के नजदीकी नेता को भी संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, वो सिर्फ एक पक्षी दृष्टिकोण है, एक पक्षी व्याख्या है। और यही कारण है कि संसदीय बोर्ड से दूर किए जाने के बाद सारे के सारे एनालिसिस और प्रक्रियाएं अब लगभग शांत हो गई, क्योंकि जिस बुलबुले के उठने की प्रतीक्षा की जा रही थी विरोधियों और आलोचकों की तरफ से, वैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि संसदीय बोर्ड से अलग किए जाने के ठीक 24 घंटे के भीतर नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री के समर्थन में एक बड़ा बयान आ गया है जब हम आपसे ये संवाद कर रहे हैं। तो ये शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के बाहर किए जाने के पीछे की रणनीति ये थी, जिसमें एक बार फिर उन सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े और बुजुर्ग नेताओं को साफ संकेत दिया है कि जब पार्टी लाइन पर चलते हुए तमाम विरोधी और विपक्षी हार को हमें सहना है और 2024 के मिशन को पाना है, ऐसे में सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, न कि अपने किसी व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत अपने पर्सनालिटी को सर्वप्रिय बनाने के लिए दूसरा कोई लाइन अख्तियार करना होगा। और साथ ही साथ ये भी संदेश और संकेत दिया गया है कि 2024 के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो जो भी नेता अगर एक छत्रप के रूप में जिस भी राज्य से आया है, वहां के किसी भी घटनाक्रम में उसकी बहुत स्पष्ट भागीदारी नहीं दिखती है, तो फिर संघ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर या आप कह सकते हैं पन्ना स्तर से आए हुए उन इनपुट्स को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से वो फैसले लिए जाएंगे, जिसमें फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री या अमित शाह की पूरी सहमति बनी हुई है। जब इन दो नेताओं की इस बड़े ओहदे की स्थिति पर अभी कोई कुठाराघात नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं अपेक्षाकृत उसमें भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, न कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी है। इन परिस्थितियों में नितिन गडकरी जैसे तेज तर्रार एडमिनिस्ट्रेटर, नेता, विचार रखने वाले, संघ के भाव को आगे रखने वाले, पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाने वाले, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भी संसदीय बोर्ड से अगर बाहर किया गया है तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मिशन 2024 को लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। और यही नहीं, चुनाव समिति का भी एक तरह से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें जातिगत फैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ जिन लोगों को संसदीय बोर्ड में रखा गया है, अपने जातियों का नेतृत्व करते हुए कुछ वर्ग का भी वो नेतृत्व करते नजर आएंगे, जिसमें सुधा यादव का नाम लिया जा सकता है जो हरियाणा से आती है, और वो एक सैनिक, एक वीर सैनिक की पत्नी है। सैनिकों को साधने की, किसानों को साधने की एक बड़ी कवायद है, और जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से एक पद पर लाया गया है, उससे किसानों को भी साधने की कोशिश की गई। और इन सब फैक्टर्स के साथ मोदी का अपना एक एजेंडा कि जो उन्होंने पंच प्रण के रूप में 15 अगस्त को घोषणा की है, और एक नया नारा कि जय जवान जय विज्ञान तक के बाद के आगे उन्होंने इनोवेशन को अर्थात जय अनुसंधान को आगे बढ़ाया है। इन नारों को साकार करने में हालांकि गडकरी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वही गडकरी संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री के मिशन और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों के मायने अब आप समझ सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में या देश के किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की संभावनाएं हैं, जिसमें साउथ से येदियुरप्पा जैसे नेता को हैदराबाद से सक्रिय किया गया है, उस तरह के नेता को आगे लाना है, क्योंकि अब साउथ में भी विस्तार की पूरी रणनीति बन चुकी है।
सर्बानंद सोनोवाल को जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, अगर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उनको यह जिम्मेदारी दे करके पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि 2024 में अपनी ताकत पर वो सरकार बनाने की स्थिति में रहे। हालांकि ये सरकार जो भी होगी वो एनडीए की स्थिति में होगी, जो महाराष्ट्र में अपने से बहुत कम विधायकों की संख्या वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है। राजनीति में संभावनाओं का खेल होने की स्थिति बराबर बनी रहती है। उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत युवा और बहुत ही तेज तर्रार जो संगठन से जुड़े लोग हों, जो 24 घंटे आने वाले चुनौतियों को एक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते रहे हैं, संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में इसी बात को ध्यान में रखा गया है। इसलिए गडकरी जैसे तेज तर्रार और जिसके कार्य जमीन पर दिख रहे हैं, 2024 में जो एक बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, उन्हें भी संसदीय बोर्ड से बाहर करने की हिम्मत दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में, जिसमें एक प्रयोग है और प्रयोग धर्मिता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को अभी तक कामयाब और उसको कारगर बनाने में सफल रही है। हो सकता है इस प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान भी हो, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने की भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। क्या है वो रणनीति, हम आगे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।